तो बच्चों आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग बात पहुंच चुकी थी अपनी डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में, इसका यूनिट क्या होता है, करंट के बारे में छोटी छोटी और बातें। जैसे मैं बोलूँ क्या करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेसिकली करंट ना तो स्केलर है ना तो वेक्टर है। करंट एक टेंसर क्वांटिटी है। जैसे ये मान लो हम 90 डिग्री पे लेके आए 4 एम्पियर और 3 एम्पियर, तो वेक्टर के अकॉर्डिंग तो 90 डिग्री पे दो वेक्टर आ रहे हैं। अगर वेक्टर होता तो 5 होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि ये 7 एम्पियर होता है, लेकिन इसके पास डायरेक्शन तो होता है। तो करंट जो होता है ये हम लोग टेंसर क्वांटिटी मानते हैं, या फिर आप स्केलर बोलोगे, क्योंकि टेंसर अपने सिलेबस में नहीं है। आपको पूछा जाएगा तो आप स्केलर बोलोगे। करंट जो होता है वो करंट हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट इट इज़ अ वेक्टर, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ। वेक्टर लॉ क्या कहता है? दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट 5 आना चाहिए, जबकि 7 आ रहा है। इसलिए ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी होता है? टेंसर होता है। लेकिन हम लोग इसको अपने 12th स्टैंडर्ड पे स्केलर मानेंगे, ठीक है। अपने लेवल पे हमसे बात पूछा जाएगा तो हम लोग स्केलर कहेंगे। अब बच्चों जैसे ये छोटी छोटी बातें अपने को समझ में आ गया कि करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, करंट के बारे में समझ में आ गया, ठीक है। तो करंट के बारे में जैसे समझा हम लोगों ने, तो करंट क्या है? करंट एक चार्ज है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, ठीक है ना। तो हम बात करें करंट के बारे में, जैसे अब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने बोला था जैसे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। एवरेज करंट बताओ, इंस्टेंटेनियस करंट बताओ, जैसे पोजीशन, वो सारे प्रॉब्लम जो वहाँ पे आपने पढ़ा था वो यहाँ पे भी पढ़ सकते हो। अब जैसे वहाँ पे आपको याद रहना चाहिए सिमिलैरिटी क्या है। जैसे सिमिलैरिटी V और X, वैसे ही I और Q का है, ये याद रखिएगा। ये सिमिलैरिटी है। इक्विवेलेंट है, मतलब बोले तो I इज इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी और Q इज इक्विवेलेंट टू डिस्प्लेसमेंट। तो इस पे बेस्ड जैसे क्वेश्चन वहाँ पे करते थे वैसे यहाँ पे भी कर सकते हो आप। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन पूछा जाए, कंसिडर Q इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, ठीक है। फाइंड फर्स्ट पार्ट I एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे x इक्वल टू xt रिलेशन दिया होता है और यहाँ पे वेलोसिटी आपको पूछता I, मतलब तो समझ में आ रहा है। किसी भी टाइम पे वेलोसिटी का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, करंट का मतलब इंस्टेंटेनियस करंट होगा। बी पार्ट I एवरेज इन t 0 to 1, ठीक है। अब आपको ये बताना है। तो ठीक है बच्चों, देखो आपको पोजीशन टाइम दिया है,
तो जैसे वेलोसिटी में आप करते थे, सॉल्यूशन में यहाँ पे कर दे रहा हूँ। सॉल्यूशन याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस के लिए डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट कर दो, डी क्यू बाई डी टी निकाल दो, डी एक्स बाई डी टी जैसे करते थे। तो डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा 4t + 3 आई एट t इक्वल टू 2 सेकेंड 11 एम्पियर। सॉल्व हो गया। दूसरा पार्ट आपका आई एवरेज क्या है, तो आई एवरेज क्या होगा, आई एवरेज जो होगा वो जैसे वहाँ पे डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होता था, वैसे यहाँ पे डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू कैसे निकालोगे, डेल्टा क्यू निकालने के लिए हमें चाहिए, यहाँ पे देखो ये दिया है, इसका डेल्टा क्यू लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखोगे, डेल्टा क्यू लिखने के लिए हमें चाहिए क्या, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल। तो 1 सेकेंड पे चार्ज कितना है और 0 सेकेंड पे कितना है, तो क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन डेल्टा टी 1 सेकेंड है। क्यू फाइनल 1 सेकेंड पे कितना हो जाएगा, 2 3 2 5 1 6 माइनस क्यू इनिशियल 1 सेकेंड 0 सेकेंड पे, तो 0 सेकेंड पे 1 अपॉन 1 यानी 5 एम्पियर। आंसर हो गया, ठीक है ना। मुझे लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा कि हम लोग जो जितने भी प्रॉब्लम वेलोसिटी टाइम में पढ़े हैं वो सारे प्रॉब्लम आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करके आपको दिखा दिया, आइंदा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लीजिएगा। ये बस करने के लिए मैंने बता दिया कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। वहाँ पे क्या वेलोसिटी एक्स में आपको क्वेश्चन पूछना है, तो कई बार आपको वीटी ग्राफ दे देता है, तो वीटी ग्राफ का एरिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। वैसे यहाँ पे अगर आपको मान लो एक एग्जांपल के लिए ये आईटी ग्राफ दे दिया जाए, ये आई नॉट, ये वैल्यू टी नॉट, फाइंड टोटल चार्ज फ्लोन इन T0 to T0। तो क्या बेसिकली आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता ये, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखते हो, एरिया। तो जैसे यहाँ पे जैसे वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखते थे, इक्विवेलेंट। याद करो आप, जैसे यहाँ पे तो इसका क्या होगा तब, एरिया। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि एकदम से जैसे क्वेश्चन वहाँ पे पढ़ा था वैसे सारी बातें वहाँ पे, जैसे ग्राफ के बारे में इंटरप्रिटेशन था वैसे यहाँ पे एकदम सेम सिमिलैरिटी है। इस बात को याद रखना। वहाँ पे क्या होता था, आई वी टी ग्राफ का एरिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट देता है डेल्टा एक्स। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डेल्टा क्यू चाहिए। तो डेल्टा क्यू क्या होगा, एरिया अंडर आई टी ग्राफ। एरिया ये कितना है, डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा, एरिया है आई नॉट टी नॉट बाई 2 एम्पियर। बस ये आंसर हो गया एक लाइन का। मुझे लग रहा है कि ये आसान सी बातें हैं जो आपको समझ में आ रही होंगी, कि सिमिलैरिटी समझ में आएगा तो बस वो क्वेश्चन बस समझ में आ जाना चाहिए। इसमें अनंत नंबर आप क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन बनने में कोई सीमाएं तय नहीं की जा सकती, क्योंकि आपको पता है इसमें वेलोसिटी एक्स टी में बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, मुझे लग रहा है कि ये आसान है और आप लोग कर ले जाएंगे, इसलिए वो सारी बातें हम थोड़ा सा छोड़ते हैं आपके लिए। इसको मान के कि आप पिछला टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखना है कि वेलोसिटी मतलब करंट मतलब वेलोसिटी, चार्ज मतलब डिस्प्लेसमेंट। उसमें जितने रिलेशन वहाँ पढ़ा है वो सारे रिलेशन यहाँ पे आप पढ़ लेते हो, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेसिकली चार्ज वगैरह हो जाने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि चार्ज किस में फ़्लो होगा, इंसुलेटर में क्या नहीं। मटेरियल के बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफाई किया कि मटेरियल 3 टाइप के होंगे, इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर वो होता है जिसके चार्जेस फिक्स्ड होते हैं, फ्री चार्जेस 0 होते हैं, ऑलमोस्ट 0।
सेमीकंडक्टर वो होता है जिसमें फ्री चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा होता है इंसुलेटर से। कंडक्टर वो होता है जिसमें फ्री चार्ज बहुत सारे होते हैं, n नंबर ऑफ फ्री चार्जेस होते हैं, ठीक है ना। तो हम बात कर सकते हैं कंडक्टर में, तो कंडक्टर में लगभग 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब में फ्री होते हैं। एक लमसम में बात किया जाए, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे 29 10⁻29 1 मीटर क्यूब में पर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम एक तरीके से सोचा जाए तो 1 मीटर क्यूब का कंडक्टर भी बहुत बड़ा होगा, तो उतने में इतने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो ये हमें लग रहा है बहुत ज़्यादा होता है यार, जितना आप सोच सको इतने इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं एक ऑर्डिनरी कंडक्टर में। तो हम लोग सबसे पहले कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं। कंडक्टर किसे कहते हैं? कंडक्टर वो होता है जिसके पास सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कहते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ ना, आपको मैं समझाया था कि जैसे कंडक्टर है, यही जैसे कंडक्टर है, अगर ये कॉपर कंडक्टर है, तो कॉपर में कॉपर के पास आपको पता होगा 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और इसके कॉपर जैसे एटम्स होंगे, अगर ये बना भी होगा समझो तो कैसे, ये एटॉमिक लेवल पे अगर देखो तो क्रिस्टल कैसा होगा, कॉपर का क्रिस्टल, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना, एटॉमिक लेवल पे देखोगे तो एटम्स ऐसे तो होंगे ना यार। ये एटम्स होंगे कॉपर के, और ये क्रिस्टल पूरा बना होगा। तो ये जो फ्री स्पेस है, ये आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरे सरफेस पे ऐसे फ्रीली मूव करता है। ये इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसी को क्या नाम देते हैं? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। इसको आप आगे पढ़ोगे फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है ये सब, ठीक है ना। ये सब अभी का पार्ट नहीं है, आगे पढ़ा जाएगा। अभी तो मान के चलो बस कंडक्टर किसे कहते हैं? कंडक्टर वो होता है जिसके पास सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। कहाँ मूव कर सकते हैं? तो इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा इसके सरफेस में ही यहाँ हर जगह मूव करेगा। ऐसा नहीं कि इसका हवा में ऐसे उड़ गया फिर आया घूम टहल के फिर इसके पास आ गया, ऐसा नहीं है। फ्रीली मूव करने का मतलब होता है ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव विद इन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इस सरफेस में ही यहाँ कहीं मूव करेगा, ऐसा नहीं कि ये उड़ के गया फिर आ गया। फ्री का मतलब उसी मटेरियल में मूव करना, ठीक है। ये जैसे बात हम लोग को क्लियर हो जाना चाहिए कि कंडक्टर के बाद हम लोग समझ लें कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर की बात हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे बात करें कि ये वाली बात का, ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो फ्री होंगे और वो सरफेस में कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। कंडक्टर देखो, कंडक्टर हम वायर बेसिकली यूज करते हैं। वायर को ज़रा देखो तो वायर कैसा होता है। वायर यार देखो, जैसे ये है वायर, एक तरीके से सोचो स्टील टाइप का होता है ना वायर। ये कैसा होता है? एक ये पतला वायर है, ठीक है। और कई बार आप देखे होंगे बहुत मोटे वायर होते हैं, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होता है। लेकिन ऑलमोस्ट सारे वायर कैसे होते हैं? कंडक्टर जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, पूरा इलेक्ट्रिसिटी के पर्पज में, वो सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है ना। तो सिलेंड्रिकल कंडक्टर के भी है, डिज़ाइन लेना होगा तो वो वही हम बार बार स्ट्रक्चर बनाएंगे सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ठीक है, क्योंकि उसी प्रकार का यूज होता है। हम बात करें कि जैसे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर, एक कंडक्टर हम ले रहे हैं, जैसे सिलेंड्रिकल कंडक्टर लेके आपको दिखा रहे हैं हम, बहुत बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया का बना रहे हैं, इतना ज़्यादा नहीं होता। मान लो इसका लेंथ L है, एरिया मान लो A है, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये।
अब ये सब बातें आप छोटी छोटी बातें लिख लेंगे। कंसिडर सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड लेंथ एल। तो हम ये वायर के जैसा, ये कंडक्टर है वायर के जैसा, तो ये सिलिंड्रिकल होता है, इसलिए हम सिलिंड्रिकल लेके आपको कंडक्टर दिखा रहे हैं। कंडक्टर तब की बात कर रहे हैं जब हम कोई कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी बैटरी वगैरह नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रहे हैं। बेसिक मतलब हम कंडक्टर का बिहेवियर तब बात कर रहे हैं जब इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर बोल सकते हैं बैटरी ये सब काम कौन करेगा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देना, पोटेंशियल डिफरेंस देना, ये सब बैटरी का ही काम है। ये सब न लगाऊं मैं, कनेक्ट ना करूं, तब कैसा बिहेवियर होगा? मतलब नॉर्मल बिहेवियर हमारी ज़िंदगी में, ये कंडक्टर अगर रखा है तो इसके साथ क्या घटना घट रही है नॉर्मल, तो वो बिहेवियर समझा जाए। तो उसमें क्या होता है, ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम, तो मैं बोलूँ तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस स्टेट में होते हैं? और इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। तो देखा गया तो वो पता चला कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। इसके जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस स्टेट में है? रैंडम मोशन। ये कहाँ से इनके पास वेलोसिटी आ रहा है? इनके पास ये मूव कर रहे हैं तो मतलब इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी, आप लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़े हो। ये इलेक्ट्रॉन को एक सिंगल मॉलिक्यूल माना जा सकता है। सिंगल मॉलिक्यूल का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो उसके पास एनर्जी कितना होगा? तो आप सभी को पता होगा कितना वेलोसिटी होगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू 3/2 kT। इस टेम्परेचर की वजह से आप सभी को पता होगा कि गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके पास अगर फ्रीली रैंडम मूव कर रहे हैं तो उसके पास किसी टेम्परेचर टी पे उसके पास एनर्जी कितना होता है। अब इसको सिंप्लीफाई किया जाए, एट रूम टेम्परेचर T इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, VRMS सॉल्व किया जाए पता चलता है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड के लमसम में आता है। 10⁻6 मीटर पर सेकेंड बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। 10⁻6 या फिर मतलब इससे थोड़ा सा कम ही होता है, तो अब ठीक है थोड़ा कम होता है तो हम लोगों ने लमसम लिख दिया है 10⁻6 या फिर 10⁻5 भी कई बार कई किताबों में दिया रहता है, 5 ही ले लो चलो आप भी। अब इसको सिंप्लीफाई करने की बात है तो इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे लमसम इतना मीटर पर सेकंड से मूव करता है। तो इसमें मैं बोलूँ तो ये इतना हाई वेलोसिटी जो आ रहा है वो किस कारण से आ रहा है? थर्मल एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं? 3/2 kT क्या है? 3/2 kT इज नोन एज थर्मल एनर्जी। इस वेलोसिटी को बोलते हैं, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये थर्मल हीट एनर्जी की वजह से वेलोसिटी अटेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को बोलते क्या है? थर्मल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली जो रूम टेम्परेचर पे आपके पास कंडक्टर है उसमें बहुत तेज़ी से रैंडम मोशन कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड से, और वो स्पीड आप सभी के सामने है।
ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रैंडम मोशन करते हैं बहुत हाई स्पीड से। इस बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये इसकी वजह से कैसे मूवमेंट हो रहा होगा, जैसे एक जगह से अगर बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहा है तो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर वहीं पे आ गया। ये मोशन का पाथ है। मतलब किसी बहुत कम समय में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 0। तो हम कुछ ऑब्जर्वेशन बात करें, नेट डिस्प्लेसमेंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज 0। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर हम एक इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन बनाएं, इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन बनाएं तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या बोला जाएगा, 0। और ये बात स्वाभाविक सी है कि हमें समझ में आता है। जैसे मान लो यही बॉटल है आपके पास, इस बॉटल को अगर हम ऐसे ओपन है, इसको बंद कर दें तो समझ में आता होगा आपको, इसमें इसके अंदर तो गैस रखा है ना, गैस होगा एक तरीके से समझो। बॉटल के अंदर गैस मॉलिक्यूल है, तो गैस मॉलिक्यूल तो रैंडम मोशन कर रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे रख दूँ तो, अगर ऐसे रख दूँ तो ये ज़िंदगी भर ऐसे ही पड़ा होगा। अब समझो कि गैस मॉलिक्यूल का अंदर रैंडम मोशन कर रहे होंगे। रैंडम मोशन का मतलब गैस मॉलिक्यूल का नेट डिस्प्लेसमेंट अगर होता तो बॉटल मूव करता, बॉटल ऐसा मूव नहीं करता। यानी सारे मॉलिक्यूल का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। एवरेज डिस्प्लेसमेंट इन एन इंटरवल इज 0। एवरेज भी 0 है, इंस्टेंटेनियस भी 0 है, एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगा। इज 0। इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगा, एवरेज डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा। याद रखिएगा, क्योंकि समझ में आ रहा है कि एक इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन अगर इमेजिन करो तो उस इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन से कितना पानी कितना बाहर आ जाए। क्रॉस सेक्शन इमेजिन करने का मतलब देखो ये है, मैं अब इसी रूम में समझ लो एक तरीके से इमेजिन करो तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। मैं एक इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन इमेजिन कर रहा हूँ। जैसे ये देखो, एक बात करें, जैसे ये देखो, ये एक इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इस इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन से हम बोले कि, कहने का मतलब ये है कि अगर ये इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन है तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर से गुजर रहे होंगे उतने इलेक्ट्रॉन इधर से भी गुजर रहे होंगे। जितने गैस मॉलिक्यूल इधर जा रहे होंगे उतने इधर से भी आ रहे होंगे। नेट तो 0 है, किसी एक पर्टिकुलर का नहीं। हम देखेंगे कि अगर सारा मॉलिक्यूल एयर, क्या ऐसा तो है नहीं कि इधर डेंसिटी कम हो गया इधर ज़्यादा हो गया, डेंसिटी बराबर है। तो इसका मतलब जितना इधर जा रहा है उतना इधर आ रहा है। रैंडम मोशन का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो हमें समझ में आना चाहिए। और बहुत ज़्यादा स्पीड है, ये भी ध्यान देना चाहिए, बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन। इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी डिफ़ाइन किया गया। कुछ टर्मिनोलॉजी क्या क्या है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। पहला टर्मिनोलॉजी है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ क्या होता है, इसको डिफाइन किया गया। इट इज़ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, it is the average displacement of electron between two consecutive collision। मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच दो consecutive, it is the average displacement ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन। जैसे कि बात समझो
कि अब इसमें ये इलेक्ट्रॉन को अगर फोकस करो तो ये एक समय बाद यहाँ पे कोलाइड होगा, फिर यहाँ से कोलाइड होगा, फिर यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, बहुत सारे कोलिजन होने हैं। एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इधर कोलाइड हुआ, फिर इधर गया, फिर इससे कोलाइड हुआ, इधर गया, इधर गया, इधर गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँ कि दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जैसे मतलब यहाँ से कोलिजन के बाद यहाँ कोलिजन होना है, तो ये जो पाथ है इसे मीन फ्री पाथ कहेंगे। क्या हर कोलिजन का मीन फ्री पाथ सेम होगा? ऐसा नहीं है। जैसे मतलब यहाँ से तो मान लो ऐसा हुआ कि यहाँ से गया तो ज़्यादा दूरी ट्रेवल किया, जैसे मतलब यहाँ पे यहाँ से गया, ऐसे कोलिजन होने के बाद फिर इतना ही, यहाँ मीन फ्री पाथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करेंगे। तो ये λ1 हुआ, ये λ2 हुआ। तो मीन फ्री पाथ को एवरेज में इसलिए डिफाइन कर रहे हैं कि दो सक्सेसिव में ज़रूरी नहीं हर बार सेम आए, अलग अलग हो सकता है। लेकिन क्या है, मीन फ्री पाथ को बेसिकली समझो तो दो कोलिजन के बीच एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला तो अगले इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल से कोलाइड होगा किसी से, और फिर उसके बाद होगा। तो ये जो बिना कोलिजन के बिना कोलाइड किए जितना डिस्टेंस चल रहा है उसी को क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ। तो इसी को डिफाइन किया गया, इट इज़ द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स। इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, एक टर्मिनोलॉजी ये है। इस टर्मिनोलॉजी के बाद हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे हमें लग रहा है कि कोई किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ गया कोलाइड हुआ, यहाँ गया, फिर ऐसे ये जो बिना कोलिजन के जो चल रहा है उसी को क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ। अगला होता है रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन। ये जो था ना कि ये कोलिजन हुआ, ये λ2 λ1, तो इस इंटरवल में जो टाइम लगा, ये जो टाइम लगा τ1 τ2, ये टाइम को ही बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इस टाइम को क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। देखो तो इस बात को समझा जाए तो एक फॉर्मूला बनाया जा सकता है, टाउ इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन लैम्डा, या फिर लैम्डा को डिफाइन करना हो तो टाउ के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो। एक टाउ में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, ये छोटी सी बात रही जो कि हमें समझ लेना चाहिए। ये जो टर्म है एक तरीके से टाउ बाई टी, इसे क्या बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी एक तरीके से कर सकते हैं इसको मीन फ्री पाथ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंडक्टर का। ये तो जनरल कंडक्टर की चर्चा हो गई। ये कंडक्टर की एक जनरल चर्चा हो गई अभी तक। कंडक्टर की चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जनरल चर्चा के बाद हम लोग बात करते हैं कंडक्टर का बिहेवियर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रेजेंस ऑफ बैटरी और एक्सटर्नल फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी, सब एक ही बात है। अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो अगर बैटरी से मैं कनेक्ट कर दूंगा तो बैटरी के बारे में एक टर्म आता है बैटरी, थोड़ा पहले से हम ये इसे कहते हैं बैटरी। बच्चों, बैटरी के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम इधर अलग से कर दे रहा हूँ। बैटरी क्या होता है, बहुत डिटेल में चर्चा होगी बैटरी पे, चिंता की बात नहीं है।
वैसे बैटरी आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हम भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे बैटरी के बारे में, लेकिन थोड़ा सा बस जान जाओ टर्मिनल सिंबल का मतलब। बैटरी को ऐसे डिनोट करते हैं, इसमें क्या होता है बैटरी में, ये बड़ा वाला टर्मिनल और ये छोटा वाला, बड़े वाले को बोलते हैं हायर पोटेंशियल टर्मिनल, हायर पोटेंशियल टर्मिनल, इसको कहते हैं लोअर पोटेंशियल टर्मिनल। ठीक है ना, थोड़ा सा चर्चा हम बैटरी के बारे में कर रहे हैं आपको। और यहाँ पे जो V लिखा होता है इसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इस V को क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ी सी चर्चा बैटरी पे यहाँ भी कर देते हैं, स्पेस नहीं है वहाँ पे। बैटरी के बारे में थोड़ा सा जान जाओ कि जैसे ये अगर कभी भी आपको ये मान लो 10 वोल्ट की बैटरी दिया है, तो इसका मतलब ये क्या दिया है, ये दिया है पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस नाम से क्लियर होना चाहिए कि इसका जो पोटेंशियल है इससे ये लोअर होता है या हायर होता है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो भी पोटेंशियल इससे 10 ज़्यादा बड़ा वाला है। मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, तो V2 माइनस V1 की वैल्यू 10 दिया है, इसका मतलब यह हुआ। ठीक है, एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बोल दूं कि अगर मान लो ये 10 वोल्ट दिया है और इसका पोटेंशियल, अगर मैं बोलूं इसका A, इसका पोटेंशियल B, अगर मैं बोलूं A की पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो B का कितना होगा, पक्के तौर पे 20 वोल्ट होगा। ठीक है ना, बैटरी के बारे में बस इतना समझो। एक छोटा सा, इसको कई बार हायर पोटेंशियल को पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, इसको नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, इसको या फिर पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, इसको कई बार नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। पीछे वाले छोटे वाले को, ठीक है ना। ये बैटरी की रही छोटी सी चर्चा। रुको एक मिनट, बैटरी की चर्चा हम लोग थोड़ा सा छोटा सा चर्चा बैटरी पे कर ही लें। और बैटरी की ही बात थोड़ी सी कर रहा हूँ। बैटरी के बारे में आप लोगों ने इतना जान ही किया कि कभी ऐसा होगा तो बैटरी के बारे में हमें ये समझ में आता है कि ये इसे क्या कहेंगे, इसका नाम क्या है, ये टर्मिनल जो है छोटा वाला, इसको बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल और लोअर पोटेंशियल टर्मिनल। इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल और हायर पोटेंशियल टर्मिनल। ये बस आपको समझना है। ये जो लिखा रहता है V0, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच, नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब ये मत समझिएगा कि इसका पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव रहेगा। नेगेटिव का मतलब है कम से, लोअर से। पॉजिटिव का मतलब है ज़्यादा से, हायर से। ठीक है ना। तो ये V0 जो होगा, V0 का मतलब बस समझिएगा कि इसका मतलब ये दिया है कि ये जो भी होगा वो इससे 10 ज़्यादा होगा। आप इसको देख के ये नहीं बता सकते कि इसका कितना है, इसका कितना है। ठीक है ना। बैटरी के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो गई। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कंडक्टर पे। ये कंडक्टर के साथ हम लोगों ने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया V0 वोल्टेज का।
ये कंडक्टर का लेंथ है L, ये A है, ये क्रॉस सेक्शन का नाम बोल दिया B। तो आप समझिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ये पोटेंशियल को अगर हम जीरो मान लें, इसको अगर जीरो बोल दें तो पक्का होगा ये वाला पोटेंशियल V नॉट हो जाएगा तब, क्योंकि ये V इससे ज़्यादा V नॉट है। तो इस जगह का पोटेंशियल कितना हो जाएगा V नॉट, इस जगह का पोटेंशियल जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया कंडक्टर के अंदर। E की वैल्यू लिख सकते हो आप पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन L, E इंटू एल इक्वल टू वी नॉट होगा, E इंटू एल इक्वल टू वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के पास क्या होता है, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्टर के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप ज़रा सोचो, इस जगह का पोटेंशियल जीरो है, इस टर्मिनल का नाम मैं बोल दे रहा हूँ P, इस टर्मिनल का नाम बोल दे रहा हूँ Q। सोचिएगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे सब, ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये इधर आएंगे ऐसे, इस साइड से इस साइड आ रहे हैं सब, ठीक है ना। ये सारे के सारे ऐसे इधर आते रहेंगे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के यहाँ तक जाते रहेंगे। इसको देख के अगर मैं बात करूँ कि क्या हो रहा है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक मतलब अगर आपको समझना है तो समझो कैसे हो रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, क्योंकि इस पर फोर्स इधर लगेगा। इलेक्ट्रॉन जब B यहाँ पे था, B पॉइंट पे, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी एट B, पोटेंशियल एनर्जी कितना था, जीरो। और जब यहाँ पे कंडक्टर के इस एंड पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो पोटेंशियल एनर्जी एट A कितना हो जाएगा, माइनस EV नॉट, ठीक है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन अपना A टू B, B से A आने में B टू A इलेक्ट्रॉन लूजेज इट्स एनर्जी। कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, UB कितना है, जीरो, UA कितना है, माइनस EV नॉट, डेल्टा U कितना हुआ, लॉस EV नॉट। इतना एनर्जी जो लॉस हुआ वो EV नॉट का लॉस हुआ। इसके पास जीरो पोटेंशियल एनर्जी था, जीरो से नेगेटिव में चला गया, तो घटा एनर्जी। और ये एनर्जी गया कहाँ, इलेक्ट्रॉन के पास, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन आया, तो ये एनर्जी गया कहाँ। बेसिकली ये एनर्जी पूरा कंडक्टर में एसोसिएट हो गया, कंडक्टर ने उसको एब्सॉर्ब कर लिया। इलेक्ट्रॉन के पास यहाँ से यहाँ पर आया, उसके बाद कंडक्टर के पास पूरा एनर्जी क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से सीधा आएगा यहाँ पे Q पे, बैटरी के पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते घूमते बैटरी के पास आ जाएगा। बैटरी के पास जब पहुँचेगा बड़े वाले टर्मिनल पे, तो इसके पास एनर्जी कितना है, समझो ये कहाँ का मोशन था, ये पूरा इन कंडक्टर की बात हम लोगों ने यहाँ तक की, ठीक है। अब हम बैटरी की बात करेंगे, तो बैटरी पे U एट Q कितना है, माइनस EV नॉट। फर्दर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, P पे आ जाएगा, तो UP कितना हो गया, जीरो। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, सप्लाइड बाय बैटरी। ये एनर्जी दिया कौन, बैटरी ने दिया भाई। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं था, यहाँ पे आ गया, तो किसने दिया, बैटरी ने दिया। कितना दिया, EV नॉट दिया। फिर इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, यहाँ पे पहुँचेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर एनर्जी लॉस करेगा, फिर आएगा बैटरी के पास, बैटरी से एनर्जी मांगेगा, फिर एनर्जी बैटरी देगा, फिर इधर जाएगा, लॉस करेगा, फिर आएगा। यही प्रोसेस तो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ
यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ तक पहुँचा तो एनर्जी कंडक्टर को दे दिया। इसी से यही जो एनर्जी दे रहा है इलेक्ट्रॉन, इसी से अपना टीवी, एसी, फ्रिज जो भी यूज कर रहे हो इसी से चलता है। और ये सोर्स है एनर्जी का। यानी बैटरी किस तरह बिहेव कर रहा है? बैटरी एक्ट्स एज एन एनर्जी सोर्स, एनर्जी का सोर्स है। बैटरी किस तरह बिहेव कर रहा है? बैटरी बिहेव लाइक एन एनर्जी सोर्स, सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी एनर्जी दे रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया और फिर यहाँ आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आ रहा है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब आप लोग, मैं बात कहूँ तो ये थोड़ा सा फील लाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है एक्चुअली में, उसकी चर्चा करने के लिए मैंने ये आपको बताया कि ये कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में किस तरह होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, वो हम अभी चर्चा करेंगे। ये तो बस बहुत बेसिक कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, हाउ, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी की हम लोग बात कर रहे थे कि कंडक्टर में रख दिया। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी इस तरह, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप पढ़े हो तो इसलिए आपको ये बात की फील आ रही होगी। तो इलेक्ट्रिसिटी यह है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या हुआ, यहाँ से कंडक्टर यानी बैटरी से एनर्जी ले रहा है और एक कंडक्टर को ले जाके दे रहा है। कंडक्टर मतलब एक तरीके का रजिस्टर, ये लोड एक तरीके से समझो तो फैन, सोर्स से एनर्जी उठाया, फैन को दिया, फिर आया, लिया, फिर दिया। यानी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन एक्ट्स एज एन एनर्जी कैरियर। बैटरी से उठा के ले जाके कंडक्टर को देना, बैटरी से उठाया ले जाके कंडक्टर को देना। देखो फिर से समझो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, जीरो एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी है, फिर यहाँ पे आया, कम एनर्जी हो गया, तो एनर्जी जो लॉस किया वो कंडक्टर यूज कर लिया, फिर बैटरी के पास आया, फिर एनर्जी बढ़ा दिया बैटरी ने, फिर एनर्जी बढ़ाया बैटरी, तो फिर इधर आया, फिर ऐसे लगातार चल रहा है। तो बैटरी से एनर्जी उठा रहा है, कंडक्टर को ले जाके दे रहा है, तो ले जाके देने वाला कैरियर का काम कहलाता है उसका। तो इलेक्ट्रॉन एक्ट्स एज एन एनर्जी कैरियर, बैटरी एक्ट्स एज एन सोर्स ऑफ एनर्जी। याद रखिएगा, बैटरी इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन, अब कई बार किताबों में गलत दिया रहता है कि इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है बैटरी, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। इलेक्ट्रॉन तो आया, बैटरी से एनर्जी लिया, फिर चला गया, फिर आया, फिर एनर्जी लिया, लगातार प्रोसेस है। ये इलेक्ट्रिसिटी है। अब एक बात यही समझो ज़रा, अगर क्यों क्रॉस सेक्शनल एरिया कंडक्टर का कई बार पतला होता है वायर का, जैसे ये वायर है तो पतला है, कई बार मोटा होता है बहुत, तो ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं? तो सीधी सीधी बात है, वो डिफरेंस इसलिए आते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से एनर्जी कुछ लेके जा रहा है, मान लो 1 माइक्रो जूल लेके गया, तो एसी है उस 1.5 टन का, तो उसको 1500 वाट का है, तो 1500 जूल प्रति सेकंड चाहिए ना उसको एनर्जी एसी चलने के लिए। 1500 जूल, वाट का मतलब जूल पर सेकंड, 1500 जूल पर सेकंड चाहिए। तो एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ले जाने के लिए उतना एक सेकंड में। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होना पड़ेगा कंडक्टर का, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें जाने हैं, क्योंकि सबके पास बराबर एनर्जी सबको लेके जाना है, तो ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तभी तो इसमें से क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा रहेगा, तभी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे, इसलिए ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया लगता है। पतले बल्ब 7 वाट का जो बल्ब होता है, देखो उसको पतले वायर में ले जाते हैं, क्योंकि उसको कम इलेक्ट्रॉन भी उतना एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम ये आपको अभी ये बिहेवियर की बात तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, क्या होता है, कैसे होता है, तो ये सारी बातें हम लोग आपको करने से पहले इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से यहाँ ले जा रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी बातें करने से पहले हम लोग ये कंडक्टर में किस तरह इधर से यहाँ ले जा रहा है, ये सारी बात करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते थे कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है ना। अब वो इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव करता है, बेसिकली हमने तो देखा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है आपने, लेकिन अभी पढ़ा था कि वो जैसे सर आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन बहुत प्यार से यहाँ जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह, ऐसा अभी आपने बताया था कि इलेक्ट्रॉन तो रैंडम मोशन करता है।
इलेक्ट्रॉन तो रैंडम मोशन करता है। तो आपने जो बताया इस तरह एकदम प्यार से कि यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो ऐसा तो होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो रैंडम मोशन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर जा रहा है। तो इसी पढ़ाई को पढ़ने के लिए देखो ये जो अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दे रहे हो, मतलब ये V0 पोटेंशियल दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो E की वैल्यू है V/L, एक तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन समझो जैसे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ का, ये रैंडम मोशन जो कर रहे हैं, जैसे मतलब यही एक इलेक्ट्रॉन में बोलूँ, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा था? 0 हो रहा था पहले। अब क्या होगा? अब ऐसा पाया गया कि नेट डिस्प्लेसमेंट किसी समय में पाया गया कि कुछ हुआ, x, डेल्टा x, कुछ समय में नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत कम हो रहा है, नेग्लिजिबल हो रहा है। एक इंटरवल ऑफ टाइम में थोड़ा सा हो रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो तो इसके डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से, जैसे एक तरीके से समझो कि बारात जा रही है, तो बारात में जब सब पूरा भीड़ डांस करता है, तो लेकिन वो मॉब, पूरा भीड़ जो है, मॉब एक तरीके से धीरे धीरे आगे भी बढ़ता है, धीरे धीरे बहुत, लेकिन आपस में ऐसे ऐसे रैंडम मोशन कर रहे हैं, लेकिन धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। तो हम माने तो एक तरीके से कैलकुलेट किया जाए कि देखो, अगर रुक के देखोगे तुम्हें लगेगा सब रुका हुआ है, लेकिन बहुत स्लोली 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 आगे बढ़ रहे होते हैं। तो वो जो बहुत धीरे 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 आगे बढ़ते हैं, वही स्पीड एवरेज मान लो कि 5 मिनट में, अगर मतलब 5 मिनट में वो लोग चले 25 मीटर, तो आप बोल दोगे कि 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं वो सब, पूरा मॉब, पूरा क्राउड एक तरीके से। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भी है, ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन है, ये जो क्लाउड है एक तरीके से समझो, तो ये पूरा क्लाउड मूव कर रहा है बहुत धीरे वेलोसिटी से, बहुत, ठीक है ना। इस टाइम t, अगर टाइम हम मान लें t टाइम, तो ये डेल्टा x बाई डेल्टा t को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए, ठीक है ना। असलियत में तो वो मॉब आपस में मूव कर रहे हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई करने के लिए हमें वो पूरा क्या एजम्पशन कुछ लिया गया। एजम्पशन क्या लिया गया, उस बात को समझिएगा। पहला एजम्पशन, असलियत में आप बताओ इलेक्ट्रॉन क्या रैंडम मोशन करते हैं? हाँ बिल्कुल रैंडम मोशन करते हैं, बहुत तेज़ी से इधर उधर जाते रहते हैं। अब क्या बारात जब चलता है तो क्या बारात बहुत धीरे से 5 मीटर पर सेकंड से चलते हैं क्या? ऐसे ऐसे लोग ऐसे चलते नहीं, बहुत तेज़ी से इधर उधर मूव करते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट पूरे क्राउड का बहुत धीमा होता है। एवरेज एक इंटरवल में ऑब्जर्व किया, 10 मिनट बाद देखा तो वो इतने दूर पहुँचे हैं, तब वहाँ से कंक्लूड करते हैं कि यार ठीक है, वो बहुत धीरे चल रहे हैं, एवरेज। तो हम लोगों ने क्या कहा कि एजम्पशन क्या माना गया? पहला एजम्पशन बोला गया कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इन एब्सेंस of external electric field। पहली बात समझ में आया? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो सारे इलेक्ट्रॉन को ये एज्यूम किया जा रहा है, असलियत में तो रैंडम मोशन करते हैं। आपको आपसे यही समझ के चलना है कि सब जहाँ के हैं वैसे ही रहेंगे। मतलब हम बात करें, आपको ये प्रैक्टिकल सिनेरियो मैंने समझाया कि ऐसे हो रहा है। अब हम ऐसा नहीं मानेंगे, अब हम मानेंगे क्या? पहला एजम्पशन क्या है? पहला एजम्पशन है बच्चों कि कंडक्टर में सारे इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? E = 0।
पहला एजम्पशन, ठीक है। एजम्पशन नंबर 1। दूसरा एजम्पशन आपको बताऊं मैं, एजम्पशन नंबर 2 क्या है। पहला एजम्पशन ये रहा, नोट करिए आप सभी लोग लेक्चर नोट्स में अपने। एजम्पशन नंबर 2, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स are moving in a queue with constant velocity known as drift velocity। समझ में आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है। एज्यूम जैसे भीड़ जो बारात की निकली है वो भाई अब समझो 1 किलोमीटर चलना है, ओवरऑल उनका लग रहा है कि यार वो मतलब 500 मीटर दूर जाना है, और उनका स्पीड देखने में समझ में आ रहा है कि वो तो बहुत अंदर, अगर क्राउड में देखोगे बहुत इधर उधर उछल कूद रहे होंगे लोग काफ़ी एनर्जी से, लेकिन ओवरऑल नेट डिस्प्लेसमेंट पूरे क्राउड का बहुत कम है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से बोलोगे ना कितने समय में बारात पहुंच जाएगी वहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी, तो वो उसी को हम लोग मान के चल रहे हैं टाइम के टर्म्स में, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसको मान के चल रहे हैं जो नेट डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रैक्टिकली समझो तो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है। इसका ऑर्डर समझ लो बहुत कम होता है, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का रेंज का होता है। इसका वेलोसिटी का रेंज बहुत छोटा होता है, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का होता है, ठीक है ना। कैसे चलता है इस बात को समझा जाए तो ऐसे बात कर रहा है ये, एक क्यू में प्रॉपर एक पंक्ति के साथ चल रहे हैं सब, पंक्ति के साथ चल रहे हैं सब। सेना का परेड आप लोग देखे होंगे कभी, तो सेना का परेड जिस तरह होता है, सारे सैनिक एक जैसे एक पंक्ति के साथ चलते हैं, और ये वेलोसिटी जो है इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो नहीं है तो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, E = V/L अगर है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे कंडक्टर में एक पंक्ति के साथ, एक के पीछे एक, एकदम लयबद्ध तरीके से चलेंगे। ये एजम्पशन है, ये 2 एजम्पशन से आपका काम चलेगा अब, ठीक है। तो ये दोनों एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये पूरी कहानी हो गई बेसिक फंडामेंटल की अभी, ठीक है ना। ये थ्योरेटिकल पॉइंट से हम आपको पूरा समझाए हैं। इलेक्ट्रिक करंट का सिग्निफिकेंस आपको समझा दिए। आप लोग अपने घर के आसपास कभी देखते होंगे पतला वायर मोटा वायर, तो दोनों का अंतर आपको समझ में आ गया, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझ में आ गया। ये कंडक्टर के बारे में, जो कंडक्टर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, तो कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वो n होता है। तो वो सब आप लोगों ने पढ़ लिया। वो अलग अलग कंडक्टर का अलग अलग होगा। तो जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करना है अगर अपने को, तो वो सारी बातें हम लोग कर सकते हैं बच्चों। तो अगर हम बात करें, सॉरी, कि जैसे बात कर रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप सभी को समझ में आ गया होगा क्या होता है। जैसे कंडक्टर के बारे में बात करूं मैं, तो कंडक्टर है आपका यार एक कॉपर ही है। जैसे मान लो कॉपर का डेंसिटी पता होगा, तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने, मान लो इसका डेंसिटी ρL है। एक मटेरियल है जिसका डेंसिटी रो है, रो मान लो कुछ दिया हो 900 kg/m³। एक मटेरियल है, एक कंडक्टर है,
कॉपर ही मान लो Cu प्लस, तो इसके पास Cu के पास कॉपर है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम एक है, तो यानी एक मोल में कितना होगा, 1 मोल में 1 मोल फ्री, तो यानी 1 मोल में कितना, 1 मोल फ्री इलेक्ट्रॉन, तो कितना केजी होगा, 1 मोल मतलब 63.5 ग्राम में 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप समझ लो इतने ग्राम में अगर इतना है तो 1 मीटर क्यूब में तो 900 केजी में कितने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे ये आप निकाल लोगे। यही जो आएगा इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये तो आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा वो 26-27 के ऑर्डर का जाएगा, वो 9 ग्राम है ये। इतने ग्राम में ही अगर इतना इलेक्ट्रॉन है तो 900 केजी में। अब प्रैक्टिकल बात है, डेंसिटी 1 मीटर क्यूब सॉलिड ऑब्जेक्ट 1 मीटर इतना बड़ा होता है, इतना लेंथ, इतना ब्रेड्थ, इतना हाइट, बहुत बड़ा एक क्यूबॉइड टाइप का, उतना मीटर क्यूब का मास 900 केजी 1000 केजी तो होगा ही, स्वाभाविक सी बात है। तो उसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यार एक कॉपर जो होता है जिसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो 65 ग्राम कॉपर में एक एटम में एक फ्री है, तो 63.5 ग्राम कॉपर में 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। तो इतना केजी कॉपर में तो आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ज़्यादा, वो 10⁻27 के ऑर्डर का हो जाता है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें ये हम आपको समझा रहे थे, जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम का टर्म समझा रहे थे। अब हम बात करते हैं आपसे इलेक्ट्रिक करंट। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, डेरिवेशन बोर्ड में खूब आता है। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन पूछता है, डिराइव करने को पूछता है बहुत ज़्यादा। लिखने वाले बोर्ड में कैसे लिखेंगे, कंसिडर सिलिंड्रिकल वायर, सिलिंड्रिकल कंडक्टर। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस दोगे तो आपको पता ही है किस तरह इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान ले, स्मॉल n मैं मान रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये मटेरियल जो भी हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री एक यूनिट वॉल्यूम में डेंसिटी मटेरियल का अलग अलग होता है, तो इसलिए n मटेरियल डिपेंडेंट है। ठीक है ना, जैसे कॉपर है तो उसका डेंसिटी फिक्स है, तो 63.5 ग्राम में 1 मोल फ्री है, तो उतने केजी में कितना होगा तो फिक्स है, मटेरियल डिपेंडेंट है ये। चलो, तो मुझे पता है कि ऐसे जा रहा है। अगर एक गिवन क्रॉस सेक्शन एरिया हम ले लें, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ले लिया, t = 0 पे देखा, इधर से जा रहे हैं सब, और t = dt पर कितना दूर चलेंगे, ये कितने से चल रहे हैं, vd से चल रहे हैं। तो मैं बोलूँ कि एक और क्रॉस सेक्शन में इमेजिन कर लिया, t = किसी टाइम t पे देखा, चलो इधर देखा t + dt पे, तो मैं कहूँ इस सरफेस को S1 बोल दे, इस सरफेस को S2 बोल दे। जब इलेक्ट्रॉन इधर से चल रहा है
इस S1 से कितना इलेक्ट्रॉन पास हुआ dt टाइम में, तो एक यूनिट टाइम में कितना पास हुआ इलेक्ट्रॉन, उसी को तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट ही तो यही डेफिनेशन है ना। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है? चार्ज क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इन अ यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज पास होगा उसी को इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे, इस सरफेस से पास होता हुआ। तो आप बोलो तो इधर से मैं पूछूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग S1 इन टाइम dt, तो क्या वो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग S1 इन टाइम dt टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस किए हैं, तो मैं बोलूँ ये लेंथ मैंने बोल दिया VD dt। तो बच्चों जो भी इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस किया होगा पहला, वो dt टाइम में कितना दूर पे निकल गया होगा वो इलेक्ट्रॉन, VD dt। तो VD dt के बीच जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो सारा क्या क्रॉस किए होंगे। इस बात को समझो जरा। जैसे मैं बोलूँ, एक एग्जांपल से ऐसा समझो, एक गेट इधर है, ठीक है ना, समझो इधर से कुछ बच्चे भाग रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, गेट को क्रॉस करके चल रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड से सारे बच्चे जा रहे हैं। सोचिएगा ज़रा, मैं बोलूँ कि अब एक गेट और भी है जो कि इससे 4 मीटर की दूरी पे, ध्यान समझिएगा। मैं कहूँ कि इस गेट से कितने बच्चे पास हो चुके हैं 2 सेकंड में, तो भाई 2 सेकंड में ये गेट पे यहाँ से जो पहला इलेक्ट्रॉन निकला, पहला इंसान निकला होगा, वो 2 सेकंड में यहाँ पे पहुँचा होगा जस्ट। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ क्या, इससे उतने ही क्रॉस हुए होंगे जितना यहाँ से यहाँ के बीच प्रेजेंट है, क्योंकि पहला जो सबसे पहले निकला होगा वो इस गेट के पास पहुँचा होगा, और बाकी तो सब उस इंटरवल में इसके पीछे ही होंगे। तो यहाँ से यहाँ के बीच जितने प्रेजेंट है सब इससे निकल चुके होंगे। वही बात मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि S1 से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग S1 इन टाइम dt इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन S1 एंड S2। ये उतना ही होगा क्योंकि VD dt ही चला होगा जो पहला निकला होगा dt टाइम में, शुरुआत में, और dt इंटरवल में पहला वाला यहाँ पे पहुँचा होगा, तो उसके बीच वाले पीछे वाले सारे क्रॉस किए ही होंगे। इसको निकालना है। चलो देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम मटेरियल को माने हैं, इसमें पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n। तो इसका वॉल्यूम, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं n इंटू वॉल्यूम। तो n की वैल्यू, n वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू L की वैल्यू VD dt। इतना बात सब लोग नोट कर लिए हैं। मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे, समझ में आ गया होगा। तो फिर से देखो ज़रा, आपने चार्ज, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो हो गया NaVD dt। तो अब मैं बोलूँ टोटल चार्ज, क्रॉसिंग S1 इन टाइम dt, क्या वो हो जाएगा dq इक्वल टू q इंटू n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो q मतलब e इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, n की जगह लिख सकते हैं NaVD dt। तो यहाँ से देखा जाए तो dq बाई dt से डिवाइड कर दो, इसी को करंट कहते हैं, जो कि क्या आ गया ENaVD, यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला डेराइव कर लिया गया वो हो गया इलेक्ट्रिक करंट
NeAVD, इसे कभी भूलना नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज़्यादा मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, दोनों में पक्का है। इस पे एक सेक्शन 3-4 क्वेश्चन अगर आते हैं तो एक इधर से आ जाता है इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट। तो I इक्वल टू NeAVD, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट एक तरीके से डिराइव करने का तरीका हो गया। I इक्वल टू NeAVD, डेरिवेशन आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिराइव करना है, तो चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिराइव कर देते हैं। पहले तो इलेक्ट्रिक करंट अपने को समझ में आ गया, डेरिवेशन इलेक्ट्रिक करंट का। चलो आज इतना ही रखते हैं।